सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नालंदा के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनन। इससे पूर्व की वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। उसमें प्लेलिस्ट में क्लास 10th की वीडियो इससे पूर्व के डाले गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो हम आज नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनन। अब भूमंडलीकृत ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इस भूमंडलीकृत के बारे में पहले अध्याय के बारे में जान लेते हैं। कई बार आपने शब्द सुना होगा भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, एक ही चीज है। तो भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? पूरे विश्व के जो देश हैं उनका आपस में एकजुट हो जाना, आपस में जुड़ जाना, उसी को हम वैश्वीकरण कह लेते हैं या उसी को हम भूमंडलीकरण कह लेते हैं। आपस में कैसे जुड़ेंगे देश? आपस में देश जुड़ेंगे व्यापार के द्वारा, आपस में देश जुड़ेंगे राजनीतिक संबंधों के द्वारा, रणनीतिक संबंधों के द्वारा देश आपस में जुड़ते हैं। तो ये भूमंडलीकृत शब्द आपको यहाँ इतिहास में भी आप पढ़ेंगे। अब जब भूगोल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये भूमंडलीकरण के बारे में आता है। हम जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ भी वैश्वीकरण के बारे में आता है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही चीज़ है। तो अब भूमंडलीकरण से सीधे सीधे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भूमंडलीकरण का अर्थ हो गया विश्व के देशों का आपस में जुड़ जाना व्यापार के माध्यम से। वैश्वीकरण के मुख्य तत्व में व्यापार आता है, व्यापार के द्वारा देश आपस में जुड़ते हैं। अब चूंकि यह इतिहास विषय में ये टॉपिक आया है तो हम इस भूमंडलीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इतिहास में अर्थात प्राचीन समय में या आधुनिक इतिहास में भी क्या वैश्वीकरण था। जैसा हम वर्तमान में देखते हैं आज पूरी दुनिया एक बराबर हो गई है, मतलब हम एक स्थान पर बैठ करके दुनिया के किसी भी दूसरे स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कुछ ही समय में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो क्या पहले भी ऐसा संभव था कि लोगों को एक स्थान में बैठ करके दूसरे स्थान के बारे में भी क्या जानकारी थी? उस सबको हम इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हमने इसमें टॉपिक ले रखा है, टॉपिक है आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी के कारण। तो आर्थिक महामंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी अमेरिका से और इसका जो प्रभाव था वह पूरे विश्व में पड़ा था। तो आर्थिक महामंदी का अर्थ ही क्या हो गया कि बेरोजगारी में वृद्धि हो जाना, उत्पादन जो है उसमें कमी आ जाना, मांग में कमी आ जाना, एक तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह रुक जाती हैं इसमें। तो आर्थिक महामंदी के कारण क्या थे उन पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 1929 ईस्वी में यह महामंदी अमेरिका से प्रारंभ हुई और जिसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो विश्व थे ये आपस में कनेक्टिविटी बना चुके थे, एक अच्छा आपस में व्यापार चल रहा था, एक एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था उस समय हो चुकी थी। अब जब एकीकृत अर्थव्यवस्था उस समय हो चुकी थी तो उससे क्या होगा? अब अमेरिका उस समय क्या था? एक प्रमुख देश था, आज भी एक प्रमुख देश है, शक्तिशाली देश है। उस समय भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। तो यहाँ पर मंदी फैलने का अर्थ हो गया कि उसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में पड़ा। कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने अपने यहाँ अच्छी कुछ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजनाएं चलाई थी, उनमें इसका प्रभाव बहुत कम पड़ा था, ना के बराबर पड़ा था। जैसे रूस है, इसमें नहीं के बराबर इसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन अधिकांश देशों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। तो उसके कारण क्या थे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कारण लिख रखा है अमेरिकी शेयर बाजार का गिरना। तो अमेरिका का जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार आप जानते हैं। तो शेयर बाजार कई बार आपने नाम सुना होगा।
तो शेयर बाजार जैसे ही गिरा, तो गिरना जैसे ही शेयर बाजार शुरू हुआ, तो जिन लोगों ने अपने शेयर उसमें लगाए हुए थे, बाजार में जिन्होंने शेयर लगाए थे, उन उद्योगपतियों ने, उन धनी लोगों ने अपने जो शेयर थे वो वापस ले लिए। अब जब शेयर वापस ले लिए तो क्या रहा कि जो अमेरिका का शेयर बाजार था धड़ाम से गिर गया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक सूचक होता है शेयर बाजार। यदि शेयर बाजार बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। यदि वह गिरता है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आ रही है। तो एक तरह से सूचकांक हो गया। तो शेयर बाजार, जैसे अमेरिका के शेयर बाजार का नाम है वॉल स्ट्रीट और भारत के शेयर बाजार का नाम क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह से अमेरिका का जब शेयर बाजार गिरने लगा तो लोगों ने अपने शेयर वापस ले लिए। शेयर वापस लेने तो यहाँ का जो शेयर बाजार तो धड़ाम से नीचे गिर गया। दूसरा इसका कारण हमने लिखा है अमेरिकी बैंकों का बंद होना। अमेरिकी बैंकों का बंद होना। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध में क्या होता है? हमेशा ही युद्ध में नुकसान होता है। तो चूंकि 1914 से 1918 के दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, इसमें लगभग पूरा विश्व ही इसमें सम्मिलित था। तो युद्ध से हमेशा क्या होता है? नुकसान होता है। लोगों की मृत्यु तो होती है, अपार धन की भी क्षति होती है उसमें। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही हुआ था तो उस दौरान जो धन था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अमेरिका जिस गुट में था उसकी विजयी हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक बहुत बड़े कर्जदाता देश के रूप में उभरा। आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो वह कर्ज देता था अन्य देशों को। तो बहुत सारे देश क्या करते थे? अमेरिका से कर्ज लेकर के अपने देश में गतिविधियां चलाते थे। तो अब जैसे ही शेयर बाजार गिर गया, अमेरिका को आहट हो गई मंदी की, तो उसने अपने यहाँ के जो बैंक थे वो बंद करा दिए। बैंक बंद करा दिए, बैंक बंद हो गए, या आर्थिक मंदी की आहट जैसे हुई तो बैंक वहाँ के बंद हो गए। अब जब बैंक बंद हो गए तो जो भी देश अमेरिका के कर्ज पर निर्भर थे उनको कर्ज मिलना बंद हो गया। तो कर्ज मिलना बंद होगा तो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा? मंदी आ जाएगी। तीसरा हमने लिखा इसमें आयात निर्यात पर प्रतिबंध। तो अब मंदी तो प्रारंभ हो गई अमेरिका से, तो अमेरिका ने क्या करा? आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हम जब वैश्वीकरण की बात करते हैं तो देश आपस में जुड़े रहते हैं व्यापार के माध्यम से। जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनका आयात करते हैं देश, जो अपने पास अतिरिक्त वस्तुएं बच जाती हैं उनका निर्यात करते हैं। तो अमेरिका ने आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आयात निर्यात पर प्रतिबंध जैसे ही लगा तो उससे क्या रहा? तो चीज़ें आनी जानी थी वो रुक गई। प्रोडक्शन जो हो रहा था उसकी डिमांड नहीं, उसकी जो प्रोडक्शन जो हो रहा था वह डिमांड तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसकी डिमांड नहीं आ पा रही थी। तो इससे भी क्या रहा? मंदी रही। क्यों? क्योंकि आयात निर्यात प्रभावित हो जाएगा, व्यापार प्रभावित हो जाएगा, व्यापार प्रभावित होगा तो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। एक कारण ये रहा। फिर अगला हमने इसमें लिखा अति उत्पादन। तो अति उत्पादन से कैसे मंदी आई इसको हम देखते हैं। देखिए चीज़ें कब बराबर कब चलती है अच्छी अर्थव्यवस्था में? जब हम कब कहते हैं कि मांग बढ़े, मांग के साथ साथ उत्पादन भी बढ़े, या हम ये कहें यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो उस उत्पादन के सापेक्ष में मांग भी होनी चाहिए। हम कोई चीज़ें निर्मित कर रहे हैं या हम कोई चीज़ें पैदा कर रहे हैं तो उसकी मांग भी होनी चाहिए, डिमांड भी होनी चाहिए, तब तो लाभ होगा उत्पादक को। अन्यथा यदि उत्पादक ने जो भी चीज़ें उत्पन्न की हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस की है या कोई उपज पैदा की है, यदि उसकी मांग नहीं हो पाएगी, यदि उसको कोई खरीदेगा नहीं तो क्या रहेगा? उसका जो उत्पादन है वह डंप पड़ जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा ही इसमें भी कुछ रहा। हालांकि अमेरिका में तो वैसे ही कृषि के क्षेत्र में भी सूखा पड़ गया था, वहाँ तो स्थितियाँ और ख़राब हो गई थी। तो अन्य जगहों पर हम क्या देख सकते हैं? ये देख सकते हैं कि अब चूँकि ये 20वीं सदी की बात हो रही है, 1929 की बात, उस समय क्या रहा था? औद्योगिकरण का विकास हो रहा था, हो चुका था। तो कृषि में भी क्या हो रहा था? यंत्र आ चुके थे जिनसे हम कृषि में आसानी रहती थी। तो किसानों ने उस समय या जो उत्पादक वर्ग था उन्होंने क्या किया
कि बहुत बड़े भूभाग को साफ करके उसमें वह खेती करने लगे थे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, खेती से मुनाफा हो रहा था, जितनी ज़्यादा खेती हो रही थी उसकी डिमांड आ रही थी, उसको बेच रहे थे और उससे लाभ हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, अधिक उत्पादन किया गया, कृषि के क्षेत्र में बहुत उत्पादन हुआ, जमीनें साफ करके उसमें फसल उगाई गई, फसलें हुई, तो क्या रहा कि उन जो भी उन्होंने उत्पाद तैयार किया था, जो भी उपज हुई थी, जो भी फसलें हुई थी, उसकी जो मांग थी वह गिर गई। अब जब मांग गिर गई तो क्या होगा, जब चीज़ों की किसी भी चीज़ की मांग गिर जाती है तो उस चीज़ के रेट में, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। तो जब मांग गिर गई, मांग कम हो गई, तो धीरे धीरे क्या रहा, ये जो फसलें थी इनके जो मूल्य थे उनमें भी कमी आ गई, और कमी आई अंत में ऐसा रहा कि बिल्कुल मांग बिल्कुल ही खत्म हो गई, जिसके कारण ये जो उत्पादन इन्होंने किया था या मंडियों में रखा रखा ही सड़ गया। तो अब सामान जब नहीं बिक पाया, फसलें जब नहीं बिक पाई, तो इससे क्या रहा, उत्पादक वर्ग को बहुत अधिक नुकसान हुआ, अर्थात वह मंदी में चला गया। ऐसे ही अन्य जो गतिविधियां हैं, जैसे उद्योगों से कोई चीज़ उत्पादित की किसी ने, थोड़ा बहुत जो भी उत्पादन किया था, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन किया था, तो मांग घट गई, मंडियों में रखा रखा अनाज सड़ गया। और ऐसे अन्य प्रकार से भी जैसे भी उत्पादन किया था, यदि उसकी मांग नहीं रहेगी, उत्पादन ज़्यादा है उसकी अपेक्षा मांग कम है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या रहेगा, वो सामान बिक नहीं पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादक वर्ग है उसको क्षति उठानी पड़ेगी। तो ये इसमें कारण रहे थे आर्थिक महामंदी के, जो अमेरिका से प्रारंभ हुई थी 1929 में। चूंकि उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था एकीकृत हो गई थी, इसके कारण इसके प्रभाव जो हैं अन्य देशों में भी व्यापक रूप से देखने को मिले।